जब हमें अनसीन पैसेज या प्रोज से पैराग्राफ दिया जाता है तो हम आसानी से दिए गए पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर निकाल देते हैं। बट जब हम पोयम के स्टैंजा से, जो पोयम का स्टैंजा है, पोयम के स्टैंजा की बात करते हैं तो हमें पोयम के से कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करके अपने 4 मार्क्स खो देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम पोइट्री के स्टैंजा से आंसर कैसे निकालें वो सीख। पोयम से जो स्टैंजा दिया गया होता है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल आपको स्टैंजा से 4 नंबर मिलते हैं। उसमें पहले अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, बहुत आसान है। आपको क्या काम करना है कि लिस्ट ऑफ पोएट एंड पोयम नेम। आपकी सिलेबस में कोरोना के कारण जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसके कारण अब आपके सिलेबस में 7 पोयम है। आप पहली 5 पोयम का आप एक पेज लीजिए, पहली 5 पोयम के नेम लिखिए और उसके आगे उसके पोएट के नाम लिखिए और उसको लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन 99.9% मैं श्योर हूँ अब तक पूछा गया है कि वो पूछते हैं कि जो पोयम दी गई है, जो स्टेंजा दिया गया है, वो किस पोयम से दिया गया है और उसके राइटर कौन है या उसके पोएट कौन है। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपको कहीं भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, पोएम में तो कहीं वो आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने लर्न किया हुआ होगा तो 2 नंबर आपका टाइम भी बचेगा, टाइम भी सेव होता है इस क्वेश्चन में। और सीधे आप लिख दो कि ये स्टैंजा जो है उस पोएम से लिया गया है, ये उस पोएम के जो पोएट है, राइटर है, वो ये है। तो आज ही आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ की पॉइंट्स कि पोयम को हम सोल्व करते समय क्या क्या चीज़ें, पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। और इस पोयम के बाद में मैं आपको बताऊंगी, मतलब इस वीडियो के बारे में बताऊंगी, एक एक पोयम लूंगी आपको, उसको जो भी क्लियर होगा एक एक चीज़ करके मैं चलूंगी। तो पहली चीज़ क्लियर होगी, आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है पोयम की और उसके राइटर की, पोएट की। सेकंड थिंग है, जब भी हम स्टेंजा को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें एक पोयम का जिस्ट समझ लेना चाहिए। अगर आपने पोयम का जिस्ट नहीं समझा है, एक्चुअली क्या होता है, पोयम ऐसे नहीं, आपके सामने 4 लाइनें दे दी और 4 लाइनों के पीछे कम से कम आप जो है 8 से 10 पेज लिख सकते हो। ये राइटर्स ने ना 4 लाइनों के पीछे एक बुक लिख दी डाली है। पोयम अपने आप में बहुत गहरा मीनिंग लिए रहती है। हमें ये समझना होता है कि जब राइटर ने इस पोयम को लिखा तो उसका मूड क्या था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसने किस सोच ये समझ के साथ लिखा। आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी, मैं फायर एंड आइस को भी आपके सामने डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि पोएट ने सिर्फ 4 लाइनें 8 लाइनें लिखी है, लेकिन उसमें उसमें कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना। तो वो मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1 पोयम का। मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग प्लस जिस्ट भी बताऊंगी। जिस्ट क्या होता है, सार, संक्षेप में, उसमें आपने उस पोयम के पीछे क्या था, कारण था, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आ जाए, आप उस क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे सकते हो। क्योंकि कभी भी पोएम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको खुद से समझना है और खुद से उसका आंसर देना है। जैसे सपोज करो, क्वेश्चन कैसे आता है, पोएम कोई भी 4 लाइनें दे दी तो ये पूछ लेगा कि जो पोएट है वो इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है। तो 4 लाइनों में आप क्या समझ पाओगे, अगर आपने उसका जिस्ट समझा होगा तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। थर्ड चीज़ क्या है, आपको जो है सेंटर आइडिया याद करना है। देखो, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप कि आप सेंटर आइडिया लिखिए या 4 लाइनें लिखिए कविता की। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप पोएम की 4 लाइनें याद ना करके आप पहली 5 पोएम के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सेंट्रल आइडिया याद करते हैं तो आपको उसे क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब 1 बाय 1 पोएम की वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत मस्ट है। जब तक मैं वीडियो डालूँ, अगर आपने सेंट्रल आइडिया याद कर लिया तो समझ लो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हम 2 पोएम के नाम लिखे हैं। जैसे मैं बात करती हूँ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो तो कुल ही 8 लाइन में लिखी हुई है और डस्ट ऑफ स्नो के मैं आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, कुल 8 लाइन की पोयम है आपके सिलेबस में और उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन कुछ भी, कोई से भी हो सकते हैं। आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देने हैं, लेकिन वो कुछ भी आ सकते हैं। अगर आपने उसका जिस्ट नहीं समझा है, उसकी समरी नहीं समझी है, उसका मकसद क्या था, यहाँ डस्ट का क्या मतलब था, स्नो का मतलब क्या था, जो उसमें वर्ड दिए हुए हैं, हर वर्ड के पीछे एक हिडन मीनिंग होता है, यानी छिपा हुआ मीनिंग होता है, आपको वो भी निकालना है।
और आप तभी निकाल पाओगे जब आप उसको गहराई से पढ़ोगे। और आंसर देखो, आपको जस्ट 10 दिन देकर चलोगे ना पोएम में, 10 दिन में आपके 4 नंबर से फ्री हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम बात करते हैं, अभी मैं बता रही थी ना, मैं करती हूँ फायर एंड आइस की बात करती हूँ। फायर फायर एंड आइस में क्या होता है, अब कहने के लिए है, पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम है ये भी, कि जो है उसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट कहता है कि दुनिया जो खत्म होगी या तो फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी। फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ। लेकिन इस फायर और आइस का मतलब सीधे आग और बर्फ नहीं है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिडन मीनिंग है। जैसे अगर हम बात करें फायर को, जो पोएट ने डिस्क्राइब किया वो एक डिजायर के रूप में, यानी जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है तभी तो खत्म होती है चीज़ें। ग्रीड, लालच, लालच भी हमेशा क्या होता है, वो अच्छा नहीं होता, बुरा माना जाता है। और लस्ट, ये जो वर्ड है ना, फायर को इंडिकेट, फायर जो है इन शब्दों को इंडिकेट करती है। तो उसी तरह से हर पोएम का आपको समझना होगा। जैसे यहाँ आइस का है, आइस का मतलब यहाँ बर्फ नहीं है, यहाँ बर्फ, आइस का मतलब कोल्डनेस यानी ठंडापन। आपको किसी काम के प्रति मन नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है। जब काम करने की इच्छा नहीं होगी तो क्या है, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इस तरह से मतलब संसार का नष्ट होगा। या कॉन्फ्लिक्ट, आइस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब नहीं होता इसका, इसका मतलब तो बर्फ ही होता है। लेकिन पोएट ने यहाँ आइस को कॉन्फ्लिक्ट से और कोल्डनेस से इंडिकेशन किया है। तभी अगर आप इन मीनिंग को समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके साथ मिलते हैं।